हम्म। जरा एक 64 साल के हृदय रोगी की कल्पना कीजिए। मतलब सीने में दर्द की शिकायत रहती है उन्हें, और इसके लिए नाइट्रेट्स नाम की एक दवा नियमित रूप से चल रही है। हम्म। एक दिन इंटरनेट पर ब्राउज करते हुए उन्हें एक नेचुरल मेल पावर चॉकलेट का विज्ञापन दिखता है, और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि भाई 100% हर्बल है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के सुरक्षित है और तुरंत असर करेगा। जो कि बहुत ही आम बात है आज के समय में। बिल्कुल। तो वो इंसान सोचता है कि इसमें तो सिर्फ जड़ी बूटियां होंगी, और वो उसे ऑर्डर कर लेता है। लेकिन उसे ये बिल्कुल नहीं पता कि उस नेचुरल चॉकलेट का एक टुकड़ा खाते ही उसके शरीर के अंदर एक ऐसा खतरनाक केमिकल रिएक्शन शुरू होने वाला है जो उसका ब्लड प्रेशर इतने खतरनाक स्तर तक गिरा देगा कि उसकी जान भी जा सकती है। और पता है सबसे डराने वाली बात क्या है? ये कोई मनगढ़ंत या काल्पनिक कहानी नहीं है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल। ये आज के जो ये क्विक फिक्स या तुरंत इलाज वाला कल्चर बन गया है ना, उसकी एक बहुत ही खौफनाक सच्चाई है। देखिए, जब इंसान किसी ऐसी समस्या से जूझता है जिसे वो समाज में खुलकर बता नहीं सकता, तो वो इस तरह के चमत्कारी विज्ञापनों का बहुत आसानी से शिकार बन जाता है। सही बात है। और इसीलिए आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट्स, केस स्टडीज और मनोवैज्ञानिक विश्लेषणों का जो पूरा संकलन है, वो इसी कड़वे सच को बेनकाब करता है। एग्जैक्टली। मतलब आज हम सिर्फ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या जिसे ईडी कहते हैं उस मेडिकल कंडीशन पे बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उस पूरी कमर्शियल इंडस्ट्री की जो पुरुषों के सबसे गहरे डर, उनकी असुरक्षा और उनकी शर्मिंदगी को एक बहुत बड़े बाजार में बदल चुकी है। और यहाँ शुरुआत में ही मैं एक बात पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। इस चर्चा का उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना या किसी को भी शर्मिंदा करना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा मिशन सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिक जागरूकता फैलाना है। ये समझना बहुत जरूरी है कि जानकारी के अभाव में और सही मेडिकल गाइडेंस ना मिलने की वजह से लोग अनजाने में कितने बड़े खतरे मोल ले रहे हैं। तो चलिए इस कड़वे सच की परतों को खोलते हैं। हमारे सोर्स मटेरियल में एक 24 साल की युवक की केस स्टडी है जो पूरी स्थिति को बहुत बारीकी से समझाती है। रात के 2 बजे हैं, वो लड़का अपने कमरे में अकेला है और इंटरनेट पर लगातार एक ही चीज सर्च कर रहा है कि उसे प्रॉपर इरेक्शन क्यों नहीं हो रहा। ये बहुत ही कॉमन सिनारियो है आजकल। और सोचने वाली बात यह है कि उसे कोई डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं है, शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है। सिर्फ एक बार के फेलियर के बाद वो एकदम पैनिक में आ जाता है। मतलब शरीर में ऐसा क्या होता है कि एक बार का डर इतना हावी हो जाता है? देखिए, इसे समझने के लिए ना हमें शरीर की फिजियोलॉजी को देखना होगा। जब इंसान डरता है या पैनिक करता है तो शरीर का फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाता है। अच्छा, फाइट और फ्लाइट। हाँ, तो शरीर में एड्रेनलिन और कोर्टिसोल जैसे जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो बहुत तेजी से बहने लगते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम शरीर को ये सिग्नल देता है कि भाई खतरा है, भागो या लड़ो। बाप रे। अब ऐसे में बायोलॉजिकली अगर हम देखें तो शरीर के लिए प्रजनन या सेक्सुअल एक्टिविटी सबसे आखिरी प्राथमिकता बन जाती है। स्ट्रेस हार्मोन्स सीधे तौर पर ब्लड वेसल्स को सिकोड़ देते हैं, तो जो इरेक्शन के लिए जरूरी ब्लड फ्लो है वो प्राकृतिक रूप से बंद हो जाता है। मतलब दिमाग का डर सीधे तौर पर शरीर के मैकेनिज्म को हाईजैक कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन फिर कहानी में एंट्री होती है इंटरनेट के उन विज्ञापनों की। हाँ। वो लड़का सोशल मीडिया पर किसी इन्फ्लुएंसर को देखता है जो एक 100% हर्बल कैप्सूल प्रमोट कर रहा है, जो कि बहुत ही खतरनाक मोड़ है। हाँ। वो लड़का उसे मंगाता है, खाता है और उसे लगता है कि वो ठीक हो गया। लेकिन असलियत में वो एक मनोवैज्ञानिक गुलामी यानी साइकोलॉजिकल स्लेवरी का शिकार हो रहा है। कुछ ही महीनों में हालत ये हो जाती है कि वो उस कैप्सूल के बिना इंटीमेसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। और यही वो जाल है। देखिए, वो कैप्सूल उस लड़के के शरीर का इलाज नहीं कर रहा था, वो सिर्फ उस पैनिक को एक अस्थाई बैसाखी दे रहा था। एक बैसाखी दे रहा था, सही कहा। उस लड़के का आत्मविश्वास अब उसके अंदर नहीं रहा, वो एक प्लास्टिक की बोतल में कैद हो गया है। जब इंसान के अंदर ये डर बैठ जाता है ना कि बिना गोली के मैं फेल हो जाऊंगा, तो ये डर खुद ईडी का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। ये तो ऐसा हो गया कि कोई इंसान अपना आत्मविश्वास एक ऐसी चीज से उधार ले रहा है जो कभी उसकी थी ही नहीं। एग्जैक्टली। हमारे स्रोतों में एक 45 साल के बिजनेसमैन का भी जिक्र है। उस व्यक्ति ने सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कैजुअली एक पिल लेनी शुरू की। धीरे धीरे उसने डोज बढ़ा दी, फिर उसे शराब के साथ लेने लगा। जो कि एक और बड़ी गलती है। और नौबत यहां तक आ गई कि उसकी पत्नी को कहना पड़ा कि भाई तुम शारीरिक रूप से यहां हो,
लेकिन भावनात्मक रूप से तो गायब हो। मतलब उसका अपना बेडरूम एक एग्जामिनेशन हॉल बन गया। क्योंकि सारा फोकस कनेक्शन से हटके सिर्फ इरेक्शन पर आ गया। मैं आपको बताती हूँ, ईडी सिर्फ एक शारीरिक विफलता नहीं है। ये समाज द्वारा बनाई गई पुरुष की पहचान या उसकी मैस्कुलिनिटी पर सीधा वार करता है। हम्म। पुरुष जब अपनी इस बेबसी से घिर जाता है ना, तो वो ये नहीं देखता कि दवा के पीछे का विज्ञान क्या है या एविडेंस क्या है। वो सिर्फ उन वादों को देखता है जो उसे रातों रात ठीक करने का दावा करते हैं। लेकिन एक मिनट, अगर हम इन विज्ञापनों और दावों से हट के असली विज्ञान की तरफ मुड़े, तो ये जो एलोपैथिक दवाइयां हैं, जैसे सिल्डेनाफिल और टैडालाफिल, जिन्हें मेडिकल भाषा में PDE5 इनहिबिटर्स कहा जाता है, ये काम कैसे करती हैं? क्योंकि मेडिकल साइंस ने तो इन्हें अप्रूव किया है ना। बिल्कुल, ये मेडिकली अप्रूव्ड हैं और इनका विज्ञान बहुत स्पष्ट है। लेकिन इनका काम करने का तरीका समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये दवाइयाँ दिमाग में कोई इच्छा या डिजायर पैदा नहीं करती। अच्छा। ये कोई टूटे हुए रिश्तों को नहीं जोड़ती और ना ही ये किसी अंदरूनी बीमारी को जड़ से खत्म करती हैं। जब सेक्सुअल स्टिमुलेशन होता है तो शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड। हाँ, ये एक केमिकल मैसेंजर है जो पेनिस के ब्लड वेसल्स को रिलैक्स होने और फैलने का सिग्नल देता है, जिससे वहां ब्लड फ्लो बढ़ता है। तो अगर शरीर खुद नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहा है, तो फिर इस दवा की जरूरत कहाँ पड़ती है? क्या ये दवा नया नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है शरीर में? नहीं नहीं, यहीं पर सबसे दिलचस्प बात है। शरीर में एक एंजाइम होता है जिसे PDE5 कहते हैं। इस एंजाइम का काम है उस नाइट्रिक ऑक्साइड के सिग्नल को बंद करना ताकि इरेक्शन को खत्म किया जा सके। अच्छा, तो ये एक तरह का स्विच ऑफ बटन है। एग्जैक्टली। ये जो दवाइयां हैं PDE5 इनहिबिटर्स, ये नया नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बनाती, बल्कि ये उस PDE5 एंजाइम को ही ब्लॉक कर देती हैं। आसान भाषा में कहें तो ये उस स्विच ऑफ बटन को कुछ देर के लिए दबने नहीं देती, जिससे ब्लड फ्लो लंबे समय तक बना रहता है। बाप रे, तो बहुत ही शानदार मैकेनिज्म है ना? तो फिर इसमें समस्या क्या है? मतलब अगर विज्ञान के हिसाब से एक दवा सुरक्षित तरीके से एक काम कर रही है, तो क्या एक काम करने वाली दवा अपने आप में काफी नहीं है? समस्या दवा में नहीं है, समस्या इसके उस उपयोग के तरीके में है। एक बहुत ही उपयोगी दवा तब खतरनाक बन जाती है जब वो सही डायग्नोसिस या निदान की जगह ले लेती है। सिर्फ इरेक्शन आ जाना इस बात का सबूत बिल्कुल नहीं है कि इंसान की सेक्सुअल हेल्थ ठीक है, जैसा कि हमने उस 64 साल के हृदय रोगी वाले उदाहरण में देखा था शुरुआत में। हाँ, वो नाइट्रेट्स वाला केस। बिल्कुल। जब इस दवा को सीने के दर्द की दवा यानी नाइट्रेट्स के साथ अनजाने में लिया जाता है, तो दोनों ही चीजें ब्लड वेसल्स को बहुत तेजी से चौड़ा कर देती हैं। इससे ब्लड प्रेशर इतनी तेजी से गिरता है कि दिमाग और दिल तक खून ही नहीं पहुंच पाता। और ये खतरा तब और भी कई गुना बढ़ जाता है जब बात उस तथाकथित हर्बल मार्केट की आती है। मतलब मुझे इस डीप ड्राइव में ना वो हिडन ड्रग स्कैंडल वाला हिस्सा सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। ओहो, वो तो एक अलग ही लेवल का स्कैम है। इंसान सोचता है कि वो जड़ी बूटी खा रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। इसे अडल्टरेशन या मिलावट कहते हैं। FDA और कई अंतर्राष्ट्रीय मेडिकल संस्थाओं ने इस पर गंभीर चेतावनियां जारी की हैं। बाजार में ऐसे अनगिनत सप्लीमेंट्स हैं जिन्हें नेचुरल स्टैमिना बूस्टर कहकर धड़ल्ले से बेचा जा रहा है, लेकिन उनमें छुपकर भारी मात्रा में सिल्डेनाफिल या टैडालाफिल जैसी दवाइयां मिलाई जाती हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया कि आप किसी जूस की दुकान पे जाएं, 100% नेचुरल ऑर्गेनिक एनर्जी स्मूदी ऑर्डर करें, और जब आप देख नहीं रहे हो तो दुकानदार उसमें चुपके से 2 डिब्बे रेड बुल के उड़ेल दे। बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया आपने। आपको लगेगा कि वाह, इन फलों में तो बड़ी गजब की एनर्जी है, लेकिन असल में वो केमिकल का कमाल है। और ये धोखा ना 4 अलग-अलग स्तरों पर खतरनाक है। पहला तो उस डोज का कोई अता पता नहीं होता, वो तय सीमा से बहुत ज्यादा हो सकती है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति पहले से हार्ट या ब्लड प्रेशर की दवा ले रहा है तो ये उसके साथ घातक तरीके से रिएक्ट कर सकता है। तीसरा, ये इंसान को बिना किसी मेडिकल सुपरविजन के सालों तक एक एलोपैथिक ड्रग खिलाता रहता है, जो कि बहुत रिस्की है। बहुत ज्यादा। और चौथा, इसके अंदर मिलाई जाने वाली भारी धातुएं जैसे लेड, मर्करी यानी पारा और आर्सेनिक, बिना रेगुलेशन वाले इन उत्पादों के लंबे समय तक सेवन से किडनी फेलियर और नर्वस सिस्टम के डैमेज होने के कई मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन यार, लोग तो यही सोचकर खरीदते हैं ना कि अगर ये आयुर्वेदिक है तो नुकसान तो कम से कम नहीं ही करेगा। हमारे स्रोतों में एक 38 साल के व्यक्ति का जिक्र है जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के अश्वगंधा, सफेद मूसली और शिलाजीत के कॉकटेल ले रहा है।
क्या इन जड़ी बूटियों का भी अपना कोई खतरा होता है? लोग भूल जाते हैं कि कोई भी चीज जो शरीर पर असर डाल सकती है, उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है। अच्छा। उदाहरण के लिए अश्वगंधा को बहुत कैजुअली लिया जाता है, लेकिन इसके गलत इस्तेमाल से लिवर इंजरी और थायराइड की दवाओं के साथ गंभीर इंटरेक्शन हो सकते हैं। एल-आर्जिनिन, जो अक्सर इन सप्लीमेंट्स में होता है, वो पेट में गंभीर दर्द और नींद न आने की समस्या पैदा कर सकता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि प्राचीन आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो आज के समय में काम नहीं करता? अरे बिल्कुल नहीं, प्राचीन आयुर्वेद बहुत गहरा और वैज्ञानिक है। क्लासिकल आयुर्वेद में वाजीकरण नाम की एक पूरी शाखा है जो पुरुषों की सेहत पर बात करती है। लेकिन एक असली आयुर्वेदिक चिकित्सक कभी भी बिना जांच के कोई कैप्सूल नहीं देता। तो वो क्या करते हैं? वो सबसे पहले इंसान की प्रकृति यानी उसका बॉडी टाइप समझता है। फिर वो अग्नि यानी शरीर के मेटाबॉलिक इंजन और पाचन तंत्र का मूल्यांकन करता है। अगर अग्नि कमजोर है ना, तो आप कितनी भी ताकतवर चीजें खा लें, शरीर उन्हें सोख ही नहीं पाएगा। आयुर्वेद शरीर की धातुओं को गहराई से पोषित करने की बात करता है। जबकि आज का कमर्शियल बाजार सिर्फ ये कहता है कि बस ये एक बोतल खरीद लो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, बस जादू की गोली चाहिए सबको। वो शरीर के विज्ञान को बाय वन गेट वन फ्री के ऑफर में बदल देता है। ये आयुर्वेद नहीं है, ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्लोगन है। बिल्कुल, ये प्राचीन ज्ञान का सिर्फ कमर्शियल इस्तेमाल है और कुछ नहीं। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि स्रोत में एक 52 साल के डायबिटिक मरीज का उदाहरण है जो माइल्ड ईडी से परेशान है और कई डॉक्टरों के चक्कर लगाने के बाद भी सिर्फ अलग अलग गोलियों का कॉकटेल ही खा रहा है। अगर एक पढ़ा लिखा डॉक्टर भी बिना गहराई में जाए सिर्फ गोली थमा देता है तो इसके पीछे क्या वजह है? ये एक पूरी समस्या की जड़ तक पहुंचने वाला सवाल है। हम सिर्फ मरीज या विज्ञापनों को दोष नहीं दे सकते। ये सिस्टम में मौजूद जो फ्रिक्शन है या व्यवस्था की जो रुकावटें हैं, उनका नतीजा है। कैसे? सबसे पहली रुकावट है समय। आज के समय में एक बिजी क्लिनिक में डॉक्टर के पास हर मरीज के लिए औसतन 5 से 7 मिनट होते हैं। बस 5 मिनट? हाँ, इतने कम समय में किसी इंसान का हार्मोनल लेवल, उसका मानसिक तनाव, उसके रिश्ते की स्थिति और उसका न्यूट्रिशन समझना लगभग नामुमकिन है। और दूसरी तरफ शायद मरीज का दबाव भी तो होता होगा। बिल्कुल, मरीज अक्सर डॉक्टर के पास ये सोचकर जाता है कि उसे एक ऐसी गोली मिल जाए जो आज रात काम कर दे। वो किसी लंबी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए तैयार ही नहीं होता। और फिर दोनों तरफ एक अजीब सी शर्मिंदगी भी होती है, जहां खुलकर बात करना मुश्किल लगता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी सच्चाई ये है कि हर डॉक्टर साइकोसेक्सुअल इवैल्यूएशन में पूरी तरह प्रशिक्षित नहीं होता। लेकिन इन सब में एक बात जिसने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पे मजबूर किया वो है हमारा फ्रैगमेंटेड हेल्थ केयर, यानी हिस्सों में बटा हुआ मेडिकल सिस्टम। इसे पढ़कर मुझे एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट मिला। अच्छा, वो कैसे? मतलब हमने इंसान के शरीर को ना एक फैक्ट्री के अलग अलग विभागों की तरह बांट दिया। अगर यूरिन या पाइपिंग सिस्टम में दिक्कत है तो यूरोलॉजिस्ट के पास जाओ, शुगर या हार्मोन की दिक्कत है तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाओ, तनाव है तो भाई साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ। लेकिन सेक्सुअल फंक्शन शरीर की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इन तीनों विभागों को एक ही समय पर एकदम सही तालमेल के साथ काम करना होता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। अगर ये तीनों विभाग आपस में बात ही नहीं करेंगे तो इलाज हमेशा अधूरा ही रहेगा। बिल्कुल, यूरोलॉजिस्ट सिर्फ ब्लड फ्लो देखेगा, साइकियाट्रिस्ट सिर्फ तनाव देखेगा। यही वजह है कि मरीज सालों तक सिस्टम में गोल गोल घूमता रहता है और उसे सिर्फ सिम्टोमैटिक रिलीफ यानी सिर्फ लक्षणों को दबाने वाली दवाएं मिलती रहती हैं। और इसका समाज पर जो असर हो रहा है वो बहुत ही भयानक है। कम उम्र के लड़के बिना अपने शरीर को समझे दवाइयों पर निर्भर हो रहे हैं। शादियों में कपल्स आपस में बात करने के बजाय चुपचाप इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिश्ते अब एक मशीन की तरह बन गए हैं जिन्हें बस किसी तरह चालू रखना है। इसीलिए मेडिकल साइंस बार बार ये कहता है कि ईडी को एक बीमारी मानना बंद करना होगा। ईडी कोई बीमारी नहीं है, ये एक सिग्नल है। एक सिग्नल है। हाँ, यूरोपियन यूरोलॉजी की गाइडलाइंस साफ कहती है कि ये शरीर का एक लक्षण है। जब किसी कार के डैशबोर्ड पर चेक इंजन की लाइट जलती है तो आप उस लाइट के तार को काटकर ये नहीं मान लेते कि कार ठीक हो गई। ईडी शरीर की वही चेक इंजन लाइट है। यानी वो लाइट बता रही है कि हुड के नीचे कहीं कोई गंभीर समस्या है। हो सकता है वो अनियंत्रित डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, धमनियों में प्लाक जम रहा हो या फिर कोई बहुत गहरा डिप्रेशन हो। बिल्कुल, सच्चाई ये है कि ईडी दिखता तो बाहर से है
लेकिन इसकी जड़ें इंसान के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और उसके नर्वस सिस्टम में बहुत गहराई तक फैली होती हैं। जब लोग बिना जांच के एक क्विक फिक्स गोली खाकर खुश हो जाते हैं, तो वे असल में अपने शरीर की मदद मांगने वाली उस आवाज को हमेशा के लिए चुप करा देते हैं। तो फिर इसका समाधान क्या है? हम इस गोलियों के जाल और फ्रेगमेंटेड हेल्थकेयर से बाहर कैसे आ सकते हैं? इसका एकमात्र समाधान है एक संपूर्ण और इंटीग्रेटेड अप्रोच। जब एक ई ईडी असेसमेंट होता है ना, तो इसमें सिर्फ ये नहीं पूछा जाता कि दिक्कत कब से है। उसमें एक विस्तृत मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है। ब्लड प्रेशर कैसा है, स्लीप पैटर्न क्या है, कोई पुरानी चोट तो नहीं। इसके साथ ही एक मनोवैज्ञानिक जांच होती है कि कहीं कोई अनसुलझा तनाव, परफॉर्मेंस एंजाइटी या पॉर्न कंडीशनिंग का असर तो नहीं है। और सबसे जरूरी, पार्टनर के साथ रिलेशनशिप का मूल्यांकन किया जाता है। जैसे हमारे स्रोतों में डॉक्टर हितेश शाह द्वारा विकसित इंटीग्रेटेड सेक्सोलॉजी का जो सिद्धांत दिया गया है, वो इसी कमी को पूरा करता नजर आता है। मतलब ये दृष्टिकोण इंसान को अलग अलग टुकड़ों में नहीं देखता। सही कहा। इंटीग्रेटेड सेक्सोलॉजी का मूल सिद्धांत ही यही है कि पुरुष सिर्फ उसके इरेक्शन का नाम नहीं है। हमें पूरे इंसान का इलाज करना होगा। पूरे इंसान का इलाज। हाँ। जब तक शरीर, मन, तनाव, रिश्ते और लाइफस्टाइल, इन सभी पहलुओं को एक साथ जोड़कर नहीं देखा जाएगा, तब तक एक स्थायी समाधान संभव ही नहीं है। लक्ष्य सिर्फ एक मैकेनिकल इरेक्शन पैदा करना नहीं होना चाहिए, बल्कि लक्ष्य उस इंसान की खोई हुई गरिमा, उसके आत्मविश्वास और उसके रिश्ते की गहराई को वापस लाना होना चाहिए। बहुत ही उम्दा बात कही आपने। अगर इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ी सीख निकालनी हो तो वो यही है कि इंसान का शरीर और उसकी गरिमा किसी प्लास्टिक की बोतल या इंटरनेट के विज्ञापनों की मोहताज नहीं है। ईडी शर्म से छुपने का विषय नहीं है। ये तो शरीर का एक बेहद स्मार्ट तरीका है ये बताने का कि ओह, रुको और मुझ पर ध्यान दो। एग्जैक्टली। एक विज्ञापन देखकर शायद एक रात का कॉन्फिडेंस खरीदा जा सकता है, लेकिन एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी सिर्फ सही वैज्ञानिक समझ और सही मार्गदर्शन से ही मिल सकती है। और ये समाज, सिस्टम और कमर्शियल इंडस्ट्री के लिए एक बहुत स्पष्ट संदेश भी है। डर और असुरक्षा को एक प्रोडक्ट बनाकर बेचना अब बंद होना चाहिए। ये कोई हेल्थ केयर नहीं है, ये सिर्फ कमजोरियों का व्यापारीकरण है। बिल्कुल। जब मेडिकल सिस्टम भी बिना पूरी जांच के सिर्फ एक स्टैंडर्ड गोली थमा देता है, तो वो उस लक्षण के पीछे खड़े पूरे इंसान को अनदेखा कर देता है। ईडी किसी एक व्यक्ति की विफलता नहीं है, बल्कि कई बार ये एक कपल के लिए साथ बैठकर अपने रिश्ते और अपनी सेहत को गहराई से समझने का एक मौका होता है। तो आज के इस डीप ड्राइव ने ये बहुत अच्छी तरह से साफ कर दिया है कि हमारा शरीर ईडी जैसे संकेतों को हमारी कार्डियोवैस्कुलर सेहत और मानसिक स्थिति के लिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की तरह इस्तेमाल करता है। अब इस पूरी बातचीत को यहीं समेटते हुए जरा एक पल के लिए इस बात पर विचार कीजिए। आज के इस तेज तर्रार, तुरंत समाधान खोजने वाले क्विक फिक्स कल्चर ने हमें अपने ही शरीर की आवाज को अनसुना करना सिखा दिया है। तो सोचिए, ऐसा और क्या-क्या है जो इंसान का शरीर खामोशी से बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम हर बार एक नई गोली खाकर उसे चुप करा देते हैं? क्या हम अपने शरीर की सच्ची भाषा को समझना भूल गए हैं? इस विचार के साथ अपनी जिज्ञासा को बनाए रखिए। हमेशा वैज्ञानिक तथ्यों पर भरोसा कीजिए और चीजों की गहराई में जाकर सवाल पूछना कभी बंद मत कीजिए। हम फिर लौटेंगे एक नए और दिलचस्प डीप डाइव के साथ।